बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो टॉपिक हमने मेडिकल रिलेटेड वो किया है सिलेक्ट, वो बाय चांस मेरी नज़र से गुजरा एक रीसेंट वो था आर्टिकल जिसमें 5 टॉप इनोवेशंस इन 20th सेंचुरी इन मेडिकल फील्ड। यानी वैसे तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर 20th सेंचुरी में हम देखें कि कौन कौन सी नई इनोवेशंस हुई हैं जिन्होंने मेडिकल के फील्ड को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, तो उसमें से जो 5 इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अब उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो उसे हम कहते हैं क्रिस्पस Cas9। ये बेसिकली जेनेटिक जीन एडिटिंग है। सो जीन जेनेटिक लेवल पे ये सारी इस वक्त जो सारी रिसर्च जिसे कहते हैं ना कि वो कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, वो दैट्स अराउंड द जीन्स है कि जेनेटिक लेवल पे जाके देखा जाए कि कैसे हम इसकी एनकोडिंग को और इनको चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। यानी जैसे कोई भी डिजीज़ है वो जीन्स के लेवल पे किस तरह ट्रीट हो सकती है। सो दिस इज ऑल नाउ इट्स गोइंग विद द नेम ऑफ क्रिस्पर। दिस इज जीन एडिटिंग। यू विल एडिट द जीन्स विच आर रिलेटेड टू सम डिजीज। यानी जैसे अगर कैंसर से रिलेटेड कुछ जीन्स हैं तो वो उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त मिलती रहें, जिसके ज़रिए वो जो सेल्स हैं उनकी कोडिंग्स ख़त्म हो जाती हैं। सो दे आर गोइंग टू डाई इन नियर फ्यूचर, और तो वो उसकी कैंसर थेरापी के लिए भी यूज़ की जा सकती है। इसी तरह और डिजीज़ भी हैं जिनमें जीन एडिटिंग को यूज़ करके वो यूज़ कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं इम्यून थेरापी भी टू ट्रीट द कैंसर सेल्स। अब कैंसर के लिए जैसे कार्टी सेल्स की थेरापी है, ये इम्यून सेल्स जो होते हैं टी लिम्फोसाइट्स जिनको हम कहते हैं, उनके ऊपर जिस तरह की मॉडिफिकेशन करके और उनके इम्यून थेरापी के तौर पे उनको यूज़ करते हैं और वो कैंसर सेल्स के ऊपर जाके इफ़ेक्टिवली एक्ट करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। सो दिस इज़ अनदर इनोवेशन और इनोवेटिव मैनेजमेंट फॉर द कैंसर सेल्स स्पेशली। और इसके ज़रिए इम्यून थेरापी के ज़रिए कैंसर के ट्रीटमेंट जो है वो बहुत रिवोल्यूशनाइज हुई है। और इन मोस्ट ऑफ द यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये इम्यून थेरापी के साथ इसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है। अगर कॉन्स की तरफ हम जाते हैं तो ये इन एवरी केस दे आर नॉट रिस्पॉन्सिव। सो यू हैव टू कीप ए वेरी क्लोज आई ऑन द फॉलो अप ऑफ पेशेंट्स कि वो उस इम्यून थेरापी को पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। ये बेसिकली टारगेटेड टी सेल्स बनाए जाते हैं या वो किए जाते हैं जिसके ज़रिए उन कैंसर सेल्स ये सिर्फ टारगेट करते हैं दी बैड सेल्स या जो कैंसर सेल्स हैं। सो दिस इज़ एन अदर वेरी गुड इनोवेटिव यानी इनोवेशन जो कि पाकिस्तान में तो अभी बड़ी प्रीमिटिव लेवल पे है, लेकिन यह दुनिया में यूज़ हो रही हैं। Again, I will say that we are not 50 years behind the world, we are almost 100 years behind the world. तो ये चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए कि बिकॉज वी आर द फॉलोअर्स, और फॉलोअर्स भी हम जिसमें हमें बहुत ज़्यादा जो रिस्ट्रिक्शंस हैं और जिसमें हमारे समझ लें कॉन्स्टेंट्स, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स इतने ज़्यादा हैं कि जिसमें हम नहीं मैनेज कर पाते। तीसरे नंबर पर आ जाती है कि वो अब जो बहुत ज़्यादा इसमें वो आई है वो है आर्टिफिशियल ऑर्गन्स, जिसमें लाइफ सेविंग ये सोल्यूशन है। और ऐसे पेशेंट्स जो वेटिंग हैं, जैसे ट्रांसप्लांट के लिए वेटिंग हैं, तो उनमें ये दिया जा सकता है। लेकिन बात वही है कि ये चूँकि मशीन ओरिएंटेड और ये सारी चीज़ें होती हैं तो इनमें यू कैन नॉट से कि दैट विल रिमेन 100% नॉन इन्फेक्टिव। और इनमें चूँकि थर्ड पार्टी समझिए या थर्ड एक बॉडी का वो है, तो बॉडी का रिस्पॉन्स, उसकी एक्सेप्टेंस और फिर उसमें इन्फेक्शन का वो होना, बायोफिल्म्स का बनना, जैसे ऑर्थोपेडिक में देखा जाता है कोई भी इम्प्लांट आप डालते हैं तो बायोफिल्म्स फॉर्मेशन और इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा वो होते हैं, तो पेशेंट को उसके बारे में भी वो हो जाता है। लेकिन ये बहुत एक अच्छी ट्रीटमेंट है जिसमें टोटल आर्टिफिशियल हार्ट भी FDA ने 2004 में अप्रूव किया है। और इसमें बहरहाल ये है कि इसके अगर हम कॉन्स में जाएं
तो इनकी लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी एंड देन एज आई सेड कि इन्फेक्शन रेट्स क्या होंगे और बाद में उसको इन्फेक्शन को कैसे ट्रीट किया जाएगा. यू कैन नॉट रिमूव द ऑर्गन स्ट्रेट अवे. तो ये फॉर द बाइंग सम टाइम कि जिसमें आपने कोई ट्रांसप्लांट के लिए प्रिपेयर करना है, उसकी कोडिंग हो रही है, उसके सारे बाकी टेस्ट्स हो रहे हैं. इन द मीन टाइम द पेशेंट विल बी रिमेन ऑन दीज आर्टिफिशियल ऑर्गन्स. और इसके बाद आ जाता है चौथे नंबर पर जो बात है वो है 3D प्रिंटिंग की. 3D printing is a customized implants which are produced for the prosthesis. Ab, they are related mostly to the implants which we are using in orthopedics. जैसे I am orthopedic arthroplasty surgeon, so we used to do daily knee or hip replacements, but they are not customized. They are manufactured and you have to make the knee and hip of the patient customized to that implant. लेकिन नाउ द वर्ल्ड इज गोइंग अदर वे अराउंड. वो कहते हैं कि जी पहले आप कस्टमाइज़ करें और हर पेशेंट के हिसाब से उसकी कस्टमाइजेशन के हिसाब से उसका इम्प्लांट डिज़ाइन किया जाए. और उस इम्प्लांट को डिज़ाइन करने के लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो 3D प्रिंटिंग है. 3D प्रिंटिंग के साथ आप उसका एक मॉडल क्रिएट करते हैं, उस मॉडल के हिसाब से आप उसका इम्प्लांट क्रिएट करते हैं एंड देन यू कैन यूज़ इट. और उसके साथ एक नई चीज़ आई है जिसे हम कहते हैं बायो प्रिंटिंग. अब बायो प्रिंटिंग जो है वो बायो मटेरियल्स जो हैं, ख़ास तौर पे स्किन ग्राफ्ट्स हैं, कार्टिलेजेस हैं, बोन्स हैं, उनकी जो रीजनरेशन और टिश्यू प्रोडक्शन है. सो दैट इज़ अनदर इनोवेशन, बट स्टिल इट्स टू डेट इट्स ऑन वेरी प्रिमिटिव लेवल. अगर उसकी वो करें, उसकी एग्जांपल मैं देना चाहूँ तो जैसे स्टेम सेल प्रोडक्शन है. अब स्टेम सेल्स की रिप्रोडक्शन आप करें लैब के अंदर एंड देन यू आर गोइंग टू इम्प्लांट इट इन टू द बॉडी. अब बॉडी का उसके अगेंस्ट क्या रिएक्शन होगा, किस तरह बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, नोबडी नोज. तो उसमें फिर आपके समझ लें कि कॉन्स्टेंट्स आ जाते हैं कि यू कैन नॉट बी 100% श्योर. ये इन वन टाइम इट वाज रियली कंसीडर्ड कि दिस जो बायो प्रिंटिंग है दैट कैन लीड एंड दैट विल रिप्लेस द जॉइंट्स, यानी जो आर्थोप्लास्टी है उसको ये रिप्लेस कर देगी. एंड इन द फ्यूचर द पेशेंट विल नॉट नीड एनी रिप्लेसमेंट ऑफ द जॉइंट. They will live with this bioprinting and the biomaterial that will create this all regeneration of the bones and cartilage, but still it's very primitive level. और इसमें भी वही है कि कैसे इसकी क्वालिटी कंट्रोल कैसे करना है, क्योंकि स्टेम सेल्स जैसे हैं उनकी भी ऑप्शन अभी तक बड़ी लिमिटेड लेवल पे है. और FDA ने अप्रूवल बड़ी लेट दी हुई है. अभी कुछ टिश्यूज़ हैं जिनके ऊपर स्टेम सेल्स की हो रही हैं और लैब एनवायरनमेंट बहुत अच्छा चाहिए. अगर लैब के बगैर आपने करना है तो कितनी क्वांटिटी ऑफ द स्टेम सेल्स यू आर गोइंग टू इम्प्लांट इन द पेशेंट्स जॉइंट्स और समवेयर. सो दिस इज़ ऑल इसके जो कंट्रोल वो हैं. और पांचवें नंबर पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आई है जो रियली अब बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली रेवोल्यूशनाइज हो रही है और नाउ इवन आई एम डूइंग इट. और मुझे भी कई दफ़ा ये होता है कि भाई पेशेंट्स इस तरह कॉल्स आती हैं. सो दैट इज़ टेलीमेडिसिन. टेलीमेडिसिन इज़ नाउ रेवोल्यूशनाइजिंग द क्लिनिकल कॉन्सेप्ट. लेकिन स्टिल वो जिसे कहते हैं ना, द फील ऑफ द सर्जन और फील ऑफ द फिजिशियन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फिजिशियन के लेवल पे ये बहुत अच्छी है कि जिसमें आप पेशेंट की सिर्फ आपने यानी अगर हम फॉरेन के या डेवलप्ड कंट्रीज़ के कॉन्सेप्ट से देखते हैं तो दे आर डूइंग इन्वेस्टिगेशंस, बैटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशंस ए लॉट फॉर ऑल द पेशेंट्स. एंड देन विद द कंप्लेंट्स एंड इवन नाउ द AI टूल्स दे आर वर्किंग इन द मार्केट कि जिसमें आप पेशेंट की कंप्लेंट्स डाल देते हैं, पेशेंट्स की इन्वेस्टिगेशंस डाल देते हैं एंड देन दे विल जनरेट एंड जो जिसे कहते हैं ना AI जनरेटेड एक प्रेस्क्रिप्शन आपके पास आ जाती है विद द डायग्नोसिस और उसके हिसाब से आपको मेडिसिन वो हो जाती है. बट स्टिल द रोल ऑफ डॉक्टर विल रिमेन.
तो टेलीमेडिसिन में भी ये है कि टेलीकम्युनिकेशन और डिजिटल मीडिया और डिजिटल इसके ज़रिए जो आप कम्युनिकेशन के ज़रिए आप वो कर सकते हैं। मे बी जो एक हेलो इसकी टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए यू कैन समटाइम्स सिटिंग इन द लैब एंड यू आर टॉकिंग टू द पेशेंट इन फ्रंट ऑफ यू, बट इवन यू कैन नॉट टच द पेशेंट बिकॉज वो उसका एक होलोग्राम होता है, बट दैट इज़ नॉट द रियल पेशेंट, लेकिन फील यू कैन टेक द फील ऑफ द पेशेंट। तो ये एक टेक्नोलॉजी है और बहरहाल इस पे बहुत एक काम हो रहा है, लेकिन सिर्फ इसका जो अगर हम कॉन्स में जाते हैं, एक तो वही है कि जी बैटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशंस बहुत वो चाहिए आपको, और दूसरे नंबर पे चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो है कि आपको एक एनवायरनमेंट और इक्विपमेंट, ये सारे जो लॉजिस्टिक्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा उसमें चाहिए। और चौथे नंबर पे जो उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि यू कैन नॉट एंड हाउ विल यू इंश्योर द प्राइवेसी ऑफ योर पेशेंट, कि अगर उसका डाटा आपने अपने पास रखा है तो उसकी प्राइवेसी कैसे आप उसको एस्टेब्लिश करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द 5 innovations which are now I think the futuristic approach of the medicine, and they will in 21st century they are going to have more revolution. Thanks for watching our video. If you are new on my channel, please subscribe so that you can get informative videos in time.